हेलो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास सेट पर आधारित है। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए सबसे पहले हम लोग सेट का डेफिनेशन देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि सेट किन किन चैप्टरों से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट जो है रिलेशन, फंक्शन और सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी से अपने आप को रिलेट करता है। अगर आपको सेट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इन चैप्टरों में भी रिलेशन, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। सेट की जो डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड से मतलब होता है कि अगर हम इस डेफिनेशन को क्लियर रखें, जैसे हम कहें कि क्लास के सभी अच्छे बच्चे हमारे पास आए, कुछ बातें समझानी हैं, तो सभी बच्चे उठकर आ सकते, क्योंकि हमने किसी को डिफाइन नहीं किया। अगर मैं ये कहता हूं कि 90% नंबर पाने वाले बच्चे हमारे पास आए, तो वही बच्चे आएंगे जो 90 या 90 से अधिक नंबर हम पाए हों, वही मेरे पास तक आएंगे। इसके कहने का आशय ये है कि ऐसे जितने भी सेंटेंस या वाक्य हैं जिनके उत्तर सेम आते हों, किसी के भी प्रश्न करने पर उनके सेट बनाए जा सकते हैं, और जिनके आंसर नहीं आते हैं उनके सेट बनाना मुश्किल होगा। जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये फेवरेट क्रिकेटर्स। अगर हम किसी से भी पूछें, ये बहुत सारे बच्चों से, क्लास के प्रत्येक बच्चों से पूछे, तो सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। इसलिए अगर कोई आपसे कहता हो कि फेवरेट क्रिकेटर का एक सेट बनाइए, तो बहुत मुश्किल होगा। उसी तरह से अगर फेवरेट किसी एक्ट्रेस का हम कह दें कि किसी फेवरेट एक्ट्रेस का अगर आप सेट बनाए, तब भी मुश्किल होगा, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट गिव ए डिफरेंट आंसर एंड ए लॉट ऑफ मैंस गिव ए अलग, यानी डिस्टिंक्ट या अलग अलग आंसर होंगे। इसलिए हम निश्चित रूप से इससे सेट नहीं बना सकते। सेट के डिफिनीशन में हम एक और चीज देखेंगे कि ब्यूटीफुल, अगर हम ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, ये सारी बातें अगर उसमें कलेक्ट करते हैं तो भी देखते हैं कि हमारा सेट नहीं। क्योंकि अगर गार्डन में पूछा जाए कि सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल फूल कौन सा है, सबसे सुंदर फूल, सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर कौन सा है, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। इसलिए हम इसका भी सेट नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, तो चाहे किसी फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, 6 का बच्चा हो, 9 का बच्चा हो, किसी भी फॉरेन, किसी लंदन, अमेरिका, कहीं का बच्चा हो, किसी भी शहर का बच्चा हो, सबका आंसर सेम होगा। इसलिए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कहेंगे इट इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या इट इज वेल डिफाइंड। इनका सेट हम बना सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि किसी बात को हम, जैसे हम अगर बनाना चाहें ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम लिख सकते हैं इस सेट के लिए कि x is such that x is a natural number, यानी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर रोस्टर फॉर्म में इसे बनाना हो तो हमें लिखना होगा 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये रोस्टर फॉर्म हो गया। दोनों तो तरीके आने चाहिए। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, और उनके अंदर जो एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। एलिमेंट्स के लिए A, B, C एंड डॉट डॉट X, Y एंड Z का प्रयोग करते हैं। ये सेट हैं और इसके एलिमेंट्स हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दें कि अगर सेट A में 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको पढ़ते हैं ऐसे। इसका मतलब हुआ
this implies that, yeah, this means 1 is the element of A। और अगर हम कहें कि 4, तो ये लिखेंगे 4 is not element of, लिखेंगे 4 is not the element of A। ये इन संकेतों का, मैथमेटिकल नोटेशन का ये मतलब है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट पर। तो हम पहला लिखते हैं एम्प्टी सेट, दूसरा सिंगलटन सेट, तीसरा फाइनाइट सेट, चौथा इनफाइनाइट सेट, पांचवें के रूप में लिख सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट, छठवें के रूप में लिख सकते हैं इक्वल सेट, सातवें के रूप में लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सेट, उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग सबसेट, आठवें के रूप में प्रॉपर सबसेट, फिर लिखेंगे नौवें रूप में यूनिवर्सल सेट, दसवें के रूप में पावर सेट। इन सेट को हम 1 by 1 डिफाइन करते हैं। इम्पटी सेट हम कह सकते हैं कि ए सेट इज सेट टू बी इम्पटी, इट हैज नो एलिमेंट। और इनको हम लोग इम्पटी सेट को अगर डिफाइन करना है तो हम इम्पटी सेट को डिफाइन करेंगे इम्पटी सेट, और वास्तव में ये होता है इसका नोटेशन, ये इम्पटी सेट होता है। ए सेट इज सेट टू बी इम्पटी, इट हैज नो एलिमेंट। और दूसरा अगर हम सिंगलटन सेट की बात करते हैं तो सिंगलटन सेट में केवल ओनली 1 एलिमेंट होता है, यानी ये सेट इज सेट टू बी सिंगलटन इफ इट हैज ए ओनली 1 एलिमेंट। यानी ऐसे सभी सेट जिसमें केवल एक सदस्य हो सिंगलटन सेट कहलाते हैं। सिंगलटन सेट के अलावा हम लोग इसे इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब हुआ कि ऐसे सभी सेट या ऐसे सेट को फाइनाइट सेट करते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो या काउंटेबल हो। यानी जितने भी, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट हमारा फाइनाइट सेट के अंतर्गत है, यानी ABC:XYZ, ये इंग्लिश अल्फाबेट है तो ये फाइनाइट सेट होगा। या ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ, ये भी फाइनाइट सेट होगा। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, ये सब फाइनाइट सेट होंगे। लेकिन इनफाइनाइट सेट जो होते हैं इनमें ऐसे सेट, यानी कह सकते हैं कि ए सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट इज इनफाइनाइट, मतलब असीमित हो। जितने भी नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर
इंटीजर्स, ये सब के सब जो है इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जब भी हम लोग लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट्स होते हैं और इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट होता है कि टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स A and B are said to be equivalent if the cardinal number, या cardinal number का मतलब number of element of set A, तो इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं कार्डिनल नंबर, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कितने हुए 3, और एक सेट अगर हम B ले लें और इसमें भी हम लिखते हैं कि ये A B C है, तो इसका भी जो कार्डिनल नंबर होगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B, ये भी कितना होगा 3। तो ये इक्विवेलेंट सेट हुए। लेकिन अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज इक्वल सेट, तो इक्वल सेट जो होता है टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल, द एलिमेंट ऑफ दीज सेट्स आर इक्वल एंड द सेम। यानी हम ये कहें कि सेट A में अगर A B C है तो सेट B में भी निश्चित रूप से A B C एलिमेंट ही होने चाहिए, तो ये इक्वल सेट होंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं हैं, तो इक्विवेलेंट होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते हैं किसी भी स्थिति में। इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट सेट के बाद हम उसे डिफाइन कर सकते हैं सेट और सबसेट में। तो सबसेट को डिफाइन किया जाए, सबसेट टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are said to be subset if every element of set A is in B। यानी दो नॉन एम्प्टी सेट A एंड B हैं, आर सेट टू बी, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा है, सेट नहीं, सेट टू बी, SAID, सेट टू बी सबसेट ऑफ ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट करें तो कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इन B, और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज इन A। अगर A B का सबसेट कहलाएगा कि जब A के सभी एलिमेंट B में हों, और B A का सबसेट तब कहलाएगा जब B के सभी एलिमेंट A में हूं। फॉर एग्जाम्पल सेट A में अगर 1 2 हैं और सेट B में 1 2 3 हैं, तो हम कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसेट को। और इसी तरह से ये भी होगा, अगर इक्वल सेट अगर ये है जैसे 1 2 हैं और B में भी एक सिर्फ 1 2 हैं, तो भी हम कहेंगे A इज द सबसेट ऑफ B, क्योंकि इक्वल सेट भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं।
प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? देखो, प्रॉपर सबसेट में भी यही है कि अगर दो सेट हैं, जैसे 1 2 हमने लिया ए में, और बी में अगर 1 2 3 4 हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन वास्तव में क्या है? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि प्रॉपर सबसेट में, प्रॉपर सबसेट कभी दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट नहीं हो सकते प्रॉपर सबसेट। लेकिन सबसेट केवल अगर कहा जाए तो वो इक्वल भी हो सकते हैं, और ए के सभी एलिमेंट बी में भी होता है, बी सुपर सेट भी हो सकता है, और ए और बी इक्वल सेट भी हो सकते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में हम सबसेट करते हैं। जैसे इसमें 1 2 है और इसमें 1 2 3 है, तो ए के सभी सदस्य बी में है, तो ये सबसेट कहलाएंगे। और ए के सदस्य 1 2 है, बी में भी 1 2 है, तो ये भी सबसेट कहलाएंगे। लेकिन अगर एक्चुअली प्रॉपर सबसेट की बात कहें तो सिर्फ पहली जो परिस्थिति है वो प्रॉपर सबसेट की है, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान में रखिए कि प्रॉपर सबसेट जो है, प्रॉपर सबसेट में एक सुपर सेट होगा और दूसरा सबसेट होगा। दूसरा एक सेट होगा तो अगला सुपर सेट होगा। इसका मतलब कि ए के सभी सदस्य बी में होंगे, बी के सभी सदस्य ए में कभी नहीं हो सकते। इस तरह से ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये 16 मिनट का वीडियो है, और ये डेफिनेशन के बाद फिर हम लोग प्रॉपर सबसेट या सबसेट से रिलेटेड और भी चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद पावर सेट पढ़ेंगे, और फिर हम ऑपरेशन ऑफ सबसेट पढ़ेंगे। तब फिर और भी उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सबसेट के बाद वेन डायग्राम को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वेन डायग्राम अगर हम समझ लें तो हम सेट को और बढ़िया समझ सकते हैं, जिससे कि बाकी आगे के चैप्टर समझना आसान होगा। थैंक यू एवरीबॉडी टू वाचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब the video and like the video. Thank you.